तो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की प्रिपरेशन बेंजीन से या बेंजीन के डेरिवेटिव से। तो पहला मेथड तो हो सकता है हेलो एल्केन्स से, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन से। इस मेथड के बारे में तो एक्चुअली हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं। वैसे तो हेलो एरीन्स में, सॉरी, हेलो एरीन्स की बात हो रही है। हेलो एरीन्स में डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। तो अगर हम डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें, मतलब लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन को फोर्सिबली कराएं, KOH या NaOH यूज करें एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, एनसीईआरटी में मेंशन है 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो हम फोर्सिबली क्लोरीन को डिपार्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पर ये सिंथेसिस के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर हो रहा है, जो कि हम यूजुअली इंडस्ट्री में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लैब मेथड तो नहीं है, ये लेबोरेटरी मेथड तो नहीं है प्रिपरेशन का। इससे बेटर मेथड है डायजोनियम क्लोराइड से, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक बहुत यूजफुल रिएजेंट है, बहुत सारे कन्वर्जन्स में काम आता है। लास्ट चैप्टर में भी हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन चारों बनाना सीखा था, ठीक है ना। अगर हम स्टार्टिंग में एनिलीन लें तो याद करो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। इस कॉम्बिनेशन को HNO2 भी कहते हैं, नाइट्रस एसिड। और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब लोअर टेम्परेचर पे प्रिपेयर करते हैं। हाई टेम्परेचर पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। इससे बहुत सारे सब्सटेंसेस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पिछले रिवीजन क्लासेस के नोट्स अगर आप देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने के तरीके भी आपको नजर आएंगे। अभी फिनॉल बनाने के लिए इसको वाटर में डालकर थोड़ा सा वार्म करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करते हैं, तो फिनॉल ऑब्टेन होता है। वाटर के थ्रू OH ग्रुप बेंजीन पर अटैच हो जाता है। तो ये प्रिपरेशन के लिए बेटर मेथड है, ऊपर मेंशन्ड रिएक्शन से बेटर है ये, ठीक है। इसके अलावा एक यूजफुल तरीका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम बेंजीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लें और उसकी रिएक्शन H2S2O7 से करवाएं, जिसको ओलियम भी कहते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। और उसके बाद रिएक्शन इसकी अगर NaOH से कराएं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर का लॉस होगा,
वाटर प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट बनेगा SO3Na। और इसको फिर अगर अपन हीट करें, थोड़ा सा हीट करने पर यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और फिनॉक्साइड आयन ऑब्टेन होगा। बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, फिनॉक्साइड आयन। और फिर अगर इसको अपन प्रोटोनेट कर दें, एसिडिफाई कर दें, एसिडिक मीडियम में ले जाएं, तो यहाँ से फिनॉल ऑब्टेन होता है। तो फर्स्ट वाला मेथड तो उतना बेटर मेथड नहीं है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होने वाली रिएक्शन। सेकेंड वाला मेथड है बेंजीन डायसोडियम क्लोराइड से वाटर ऐड करके थोड़ा सा वार्म करें। और थर्ड मेथड मेंशन किया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, पहले ओलियम की मदद से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, फिर एसिड बेस रिएक्शन कराई, बेंजीन सल्फोनेट ऑब्टेन किया, जिसको हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हुई, फिनॉक्साइड आयन बना, और फिर इसको प्रोटोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजफुल मेथड है क्यूमीन से प्रिपेयर करने का, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये सारी रिएक्शंस आप अगर लिखेंगे तभी आपको याद रह पाएंगी। दिस इज क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर का ऑक्सीजन यूज करते हुए अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो O2 मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है। अल्फा कार्बन पर, बेंजीन रिंग से जस्ट बाहर वाले कार्बन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैक करता है, ठीक है। और ये कंपाउंड ऑब्टेन होता है जिसको अपन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और फिर इसको थोड़ा सा हीट करने पर, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होता है। वो रीअरेंजमेंट इस तरह से होता है कि ये जो राइट वाला ऑक्सीजन है ना, ये इस वाले फंक्शनल कार्बन पर, बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन पर अटैक करता है। फिर ये वाला बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने की तरफ जाता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो परऑक्सी लिंकेज है वो ब्रेक हो जाता है। परऑक्सी लिंकेज ब्रेक हो जाता है, इफेक्टिवली ये जो OH ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पर जाकर ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और हमें मिलेगा फिनॉल। इसका एक और इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑब्टेन होता है। सो एसीटोन इज एन इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। वैसे ये फिनॉल के सिंथेसिस की रिएक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं फिनॉल्स प्रिपेयर करने के हेलो एरीन्स से। हाँ, हेलो एरीन्स में अगर अपन सब्स्टिट्यूशन आसान बनवाना चाहते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस यूज नहीं करना चाहते, तो हमें नाइट्रेशन कर देना चाहिए। नाइट्रेशन करने के बाद फिर NaOH से सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। जैसे अगर दो नाइट्रो ग्रुप्स लगे रहें ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक करेंगे। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है उसको वीक करेंगे, और ऐसा करने पर फिर सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाइट्रो ग्रुप्स जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करेगा। तो ये तो हुए फिनॉल बनाने के तरीके। अब आते हैं ईथर्स के प्रिपरेशन की तरफ। ईथर्स अल्कोहल्स के ही फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन अल्कोहल से प्रॉपर्टीज में काफी अलग होते हैं। ईथर्स अल्कोहल्स के मुकाबले लेस रिएक्टिव होते हैं। ईथर्स को प्रिपेयर करने का एक तरीका तो पिछले चैप्टर में ही हमने जाना हुआ है, जिसको बोलते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, एल्कोक्साइड आयन इन एल्कोहल से, ठीक है। इसके लिए अपन को एक एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। वो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, और इसके ऊपर अटैक कराएंगे एल्कोक्साइड आयन से, RO माइनस ROH, एल्कोक्साइड आयन इन एल्कोहल। एल्कोहल यहां पर सॉल्वेंट है, एल्कोक्साइड आयन इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये एल्कोक्साइड आयन भी बल्कि नहीं होना चाहिए, R शुड नॉट बी 3 डिग्री, ठीक है ना। 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन रहा तो वो काफी बल्कि और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और फिर वो एलिमिनेशन ही प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तो एल्कोक्साइड आयन 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में फिर SN2 रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्कोक्साइड आयन अटैक करेगा और हैलाइड ग्रुप डिपार्ट करेगा, ठीक है। प्लीज अपने आप को म्यूटेड रखें हर समय। तो यहां से बनेगा ROR डैश ईथर। यहां पर E2 प्रोडक्ट भी माइनर प्रोडक्ट के तौर पर ऑब्टेन होगा। E2 प्रोडक्ट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। हाँ, अगर मैं मिथाइल हैलाइड यूज करता हूं, मिथाइल हैलाइड, तो फिर R डैश O माइनस ROH अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मिथाइल हैलाइड में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन। मिथाइल हैलाइड में E2 बनना होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन है। तो इसमें एलिमिनेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर RO माइनस आप कैसा भी लें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी, SN2 रिएक्शन ही होगी, CH3OR डैश, 100% SN2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। इसी रिएक्शन की मदद से हम एरोमेटिक ईथर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो आपको प्रिपेयर करना है एनेसोल, टू प्रिपेयर एनेसोल मतलब मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन प्रिपेयर करने के दो मेथड्स में आपके सामने, दो रिएक्शंस में आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। इसमें से आप कौन सी प्रेफर करेंगे? CH3Br प्लस फिनॉक्साइड आयन, इस वाली रिएक्शन से बनाना चाहोगे, या फिर ब्रोमोबेंजीन प्लस मिथॉक्साइड आयन इन मिथेनॉल, इस वाली रिएक्शन से इसको प्रिपेयर करना चाहोगे? कौन सी रिएक्शन से आप एनेसोल को बनाना चाहेंगे? उसका जवाब है लेफ्ट में लिखी गई रिएक्शन से, क्योंकि एक तो यहां पर एलिमिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 100% SN2 पाथ फॉलो होगी ही होगी। दूसरी बात, यहां पर अटैक करने में भी as such कोई डिफिकल्टी नहीं है। जबकि अगर अपन ने ब्रोमोबेंजीन लिया तो ब्रोमोबेंजीन में तो सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण। CBr बॉन्ड has some partial double bond character। ठीक है, इसलिए एनेसोल बनाने के लिए ये वाला मेथड सही नहीं रहेगा। इसी तरह के विलियमसन सिंथेसिस में अपन दूसरे लिविंग ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 Cl की जगह अपन और भी लिविंग ग्रुप्स यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक कॉमन लिविंग ग्रुप है टोसाइलेट ग्रुप, टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेट आयन।
ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच किया है, ये हैलोजन की जगह अटैच किया है, एंड इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। ये अच्छा लीविंग ग्रुप है और ये SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। CH3O माइनस Na प्लस CH3OH, ठीक है नहीं? तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है और रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा। इसको अपन टोसाइलेट आयन भी कहते हैं, टोसाइलेट आयन यूजुअली। एंड दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ये अच्छा लीविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जो लीविंग ग्रुप बनेगा SO3 माइनस, उसका नेगेटिव चार्ज सल्फर एटम सॉरी ऑक्सीजन एटम्स पर डिलोकलाइज्ड है। ऐसे ही एक CF3SO3 माइनस ग्रुप भी होता है, इसको ट्रिफ्लेट आयन कहते हैं, ट्रिफ्लेट आयन। ये सब भी अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में आप इस तरह के बेटर लीविंग ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड है एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से वैसे तो एसिडिक मीडियम में हीट करने पर एल्कीन्स बनते हैं। एल्कोहल्स को एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो एल्कीन्स बनते हैं, लेकिन अगर अपन टेम्परेचर थोड़ा कम रखें तो ईथर्स भी बन सकते हैं। ROH H2SO4, अगर टेम्परेचर 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है तब तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन फॉर्म होती है। एक एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है, E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। लेकिन H2SO4 को लेकर एसिडिक मीडियम लेकर अगर हम टेम्परेचर थोड़ा कम रखें 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन, तो यहाँ पर ईथर फॉर्मेशन होती है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन। इनफैक्ट ये SN2 रिएक्शन है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने पास है CH3 CH2OH H2SO4 413 केल्विन, तो क्या होगा? मीडियम एसिडिक है और इस एसिडिक मीडियम में अल्कोहल्स प्रोटोनेट हो जाएंगे। अल्कोहल्स वैसे तो कोई बेसिस नहीं है, ज्यादा इनमें बेसिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज करेंगे तो अल्कोहल्स का लोन पेयर H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड इथेनॉल। और प्रोटोनेटेड इथेनॉल फिर SN2 रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल का जो सॉल्यूशन में रहेगा वो अब एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। हाँ नीरज, कुछ कहना है? सर वो टोसाइलेट वाला वापस बताना एक बार। ये पैरा टोलुइन सल्फोनेट आयन है, इसको टोसाइलेट आयन कहते हैं और ये अपने आप में एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। बुक्स में इसको OTS ऐसे भी लिखा जाता है, टोसाइलेट आयन को। तो अगर किसी किताब में लिखा हुआ है CH3 CH2OTS, ठीक है, और उसके बाद MEO माइनस MEOH, तो कंफ्यूज मत होना, ये SN2 रिएक्शन ही है, इसमें टोसाइलेट आयन डिपार्ट कराएगा। यूजुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम इस तरह का लीविंग ग्रुप यूज करते हैं। और टोसाइलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ऐसा ही है ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट आयन, ये भी अपने आप में एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट आयन इज ऑल्सो अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। चलिए बात कर रहे थे ईथर्स के प्रिपरेशन के सेकेंड मेथड की, जो कि अल्कोहल से है। अल्कोहल्स को अगर हम एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेट करें, पर ये डिहाइड्रेशन एल्कीन फॉर्मेशन में रिजल्ट नहीं करेगा। इस डिहाइड्रेशन से
ईथर बनेगा और दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, लोअर टेम्परेचर पर ईथर फॉर्मेशन होता है 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और 170 डिग्री सेल्सियस पर एलिमिनेशन फेवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेट हो गया और एक दूसरा जो प्रोटोनेट नहीं हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, ये SN2 पाथ फॉलो हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल जब डायरेक्ट सबस्ट्रेट पर अटैक करे और लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करे तो वो SN2 मैकेनिज्म है। तो वाटर का रिमूवल हो गया, एक तरह से ये भी डिहाइड्रेशन हुआ है, पर इसमें दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं और उसके बाद इस ईथर का डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर जो भी प्रोटॉन एक्सेप्टर मौजूद है वो इसका H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H3O+ बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, इस तरह से ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एसिड कैटलाइज्ड ईथर फॉर्मेशन है। वहीं पर अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट मेंशन्ड होता है या फिर H2SO4 डेल्टा सिर्फ इतना लिखा होता तो फिर क्वेश्चन हमसे एलिमिनेशन करवाना चाह रहा है, ईथीन बन जाएगा। 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो ईथीन, 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर। तो ईथर बनाने के बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है, मेनली पॉपुलर मेथड्स यही हैं। एक है विलियमसन सिंथेसिस जो कि SN2 रिएक्शन है, दूसरा है अल्कोहल से प्रिपरेशन। इसके अलावा एक पॉपुलर साइक्लिक ईथर्स के बारे में भी थोड़ा मेंशन करता हूं। साइक्लिक ईथर्स, ऑक्सीरेन्स या एपॉक्साइड्स के बारे में कुछ बात करते हैं। और भी साइक्लिक ईथर्स होते हैं पर इनकी स्टडी हम ज्यादा करते हैं। 3 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, 3 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है, इसी को ऑक्सीरेन या एपॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कंपाउंड ये है CH3 CH2 CH CH2O, तो इसका नाम वैसे तो अल्कोहल के एल्केन के तौर पर ही लिखा जाएगा। इसका नाम होगा 1,2 इपॉक्सी, 1 और 2 कार्बन के बीच में इपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये ब्यूटेन है, 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। ऑक्सीरेन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? ऑक्सीरेन्स एसेंशियली एल्कीन से प्रिपेयर होते हैं और इनके प्रिपरेशन की रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। जैसे ये अपने पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसको अपन एक परऑक्सी एसिड से रिएक्ट कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OOH, ये परऑक्सी एसिड्स हैं, इसको बोलेंगे परऑक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज वाले ये एसिड्स परऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। ट्राइफ्लोरोपरऑक्सी एसिड भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बेंजीन परऑक्सी एसिड भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के परऑक्सी एसिड्स, एक MCPBA भी होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इस तरह के परऑक्सी एसिड्स एपॉक्साइड फॉर्मेशन में काम आते हैं। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPBA एक ऐसा बेंजोइक एसिड है जिसके मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। बस इनके थ्रू ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड पर अटैच हो जाएगा और ट्रांस एल्कीन से हमें ट्रांस ही ईथर मिलेगा।
साइक्लिक कंपाउंड्स में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, ट्रांस ब्यूटीन से आपको ट्रांस एपॉक्साइड ही मिलेगा और सिस ब्यूटीन से सिस एपॉक्साइड ही मिलेगा, PHCH CO3H। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा और ये मिथाइल ग्रुप्स सेम साइड पर ही रहेंगे। तो सिस एल्कीन से अपन को सिस ऑक्सीरेन या सिस एपॉक्साइड ही ऑब्टेन होगा। तो ये वाली रिएक्शन ऑक्सीरेन प्रिपरेशन की, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर से हमें एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर ही ऑब्टेन होगा। तो ये थे ईथर फॉर्मेशन के तरीके। ईथर फॉर्मेशन के लिए विलियमसन सिंथेसिस एंड अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन, साइक्लिक ईथर्स बनाने के लिए परऑक्सी एसिड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्कोहल्स और ईथर्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नॉर्मली अल्कोहल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड्स होते हैं। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इसका मतलब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्कोहल्स में प्रोटिक हाइड्रोजन है और अल्कोहल्स में प्रोटिक हाइड्रोजन होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर से ज्यादा होगा। ईथर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो मिथॉक्सीमीथेन से, इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, C2H6O, C2H6O, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा। हाँ, ईथर फिर भी पोलर है और एक नॉन पोलर एल्केन जैसे प्रोपेन से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ईथर अपने आप में एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है ना। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 351 केल्विन। इस तरह के डेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। ईथर्स के कंपैरिजन में अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा है। Stronger the intermolecular attractions, higher would be the boiling point. ऐसे ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं, उसमें वन पेंटेनॉल, वन ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मिथेनॉल, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बनाने को बोला है CH3OH। Arrange these compounds in the ascending order of their boiling points। तो अपन पहले तो सेम फॉर्मूला वाले देखेंगे। ये तो है फर्स्ट वाला कंपाउंड, तो वन पेंटेनॉल है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। सेकंड वाला वन ब्यूटेनॉल है, थर्ड वाला टू ब्यूटेनॉल है, फोर्थ कंपाउंड एक्चुअली इथेनॉल है और फिर प्रोपेन 1 ऑल। इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मिथेनॉल।
तो एल्कोहल्स में मोलर मास जितना बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। पहली बात तो ये है। और अगर दो कंपाउंड्स म्यूचुअली आइसोमर्स हैं, जैसे 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल आपस में आइसोमर्स हैं, तो फिर अपन ब्रांचिंग देखेंगे। 1 ब्यूटेनॉल में कोई ब्रांचिंग नहीं है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। 2 ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर लगा है, ब्रांचिंग है, इस वजह से सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी वीकर हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम तो मिथेनॉल का होगा, मिथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज्यादा एन प्रोपाइल अल्कोहल का, एन प्रोपाइल अल्कोहल से ज्यादा 2 ब्यूटेनॉल का, 2 ब्यूटेनॉल से ज्यादा 1 ब्यूटेनॉल का होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जितनी ब्रांचिंग होती है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा 1 पेंटेनॉल का। ठीक है ना। कंपैरेटिव साइज के अल्कोहल और ईथर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर अपन फिनॉल्स में बात करें, तो फिनॉल्स के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर बात करता हूं, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इन दो मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप OH के ऑपोजिट पोजीशन पर लगा हुआ है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, और एडजेसेंट पोजीशंस पर होने की वजह से, पास में होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इंटरेक्शन हो रहा है। OH ग्रुप का हाइड्रोजन जिस पर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो पड़ोसी NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन से अट्रैक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। इनफैक्ट इस ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन की तरफ डोनेट किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस तरह की इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनॉल में नहीं है। पैरानाइट्रोफिनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के बीच में ही है। OH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के NO2 के साथ अट्रैक्टेड है, और इस मॉलिक्यूल का NO2 ग्रुप एक तीसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्टेड है। तो है तो ये आइसोमर्स, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आइसोमर्स है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रहे बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पर डिपेंड करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पैरानाइट्रोफिनॉल में स्ट्रॉन्गर एस्टैब्लिश हो रहे हैं। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। इनफैक्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने का एक तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल can be separated by steam distillation। मतलब अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर हो अपने पास, और अपन उसके मतलब लिक्विड मिक्सचर हो, और अपन उसके ऊपर स्टीम पास करें, स्टीम पास करें, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उस स्टीम के साथ चला जाएगा, उस स्टीम के साथ ही बॉयल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है।
ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम पास करके इसको वेपर में बदल सकते हैं। पैरानाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अगर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल के मिक्सचर के ऊपर से स्टीम फ्लो कराएंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल उस स्टीम के साथ ही बॉयल हो जाएगा, उसके साथ ही चला जाएगा, और फिर इसको सेपरेट करके एक अलग वेसल में कंडेंस कर लेंगे। जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल बॉयल नहीं होगा तो मिक्सचर में से ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल निकल जाएगा और हमें पैरानाइट्रोफेनॉल मिल जाएगा। तो ये इनके मेथड ऑफ सेपरेशन में भी शामिल है। आगे बढ़ते हुए कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ पर बात करते हैं। एसिडिटी ऑफ, हाँ नीरज बोलो, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सर ये पैरा में है ना? हाँ बोलो, पैरा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो। सर पैरा में मॉलिक्यूल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बाद में मैसेज से पूछ लेना। पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल ही है, इस वजह से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन वीकर है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अभिन बोरा बोलो। सर इसमें -R और -R इफेक्ट जो है पैरा के अंदर, इसके अंदर उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? -R इफेक्ट से बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड नहीं है। -R इफेक्ट तो इनकी रिएक्टिविटी पर इफेक्ट डालेगा, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पर असर डालेगा। बॉइलिंग पॉइंट तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से रिलेटेड है। -R इफेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट से कोई खास रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल्स में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप पर, एल्काइल ग्रुप। इस वजह से अल्कोहल्स वीकर एसिड्स होते हैं वाटर से। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल जो स्मॉलेस्ट अल्कोहल है, वो स्मॉलेस्ट अल्कोहल ही वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, अदरवाइज बाकी सारे अल्कोहल्स वाटर से वीकर एसिड्स हैं। मतलब वाटर में ये H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, जो एसिड वाटर से वीकर होता है उसको अपन एसिड कंसिडर नहीं करते। सो दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर। मिथेनॉल लेकिन समहाउ स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर से। इथेनॉल वीकर है, और जितनी बड़ी अल्काइल चेन होती जाएगी उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन OH बॉन्ड की तरफ होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। ध्यान रहे, OH बॉन्ड या जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। pKa वैल्यूज इनकी रिस्पेक्टिवली 15.5, 15.7 एंड 15.9 है। याद करो, pKa वैल्यू जितनी बड़ी होती है एसिड उतना ही वीकर होता है, pKa वैल्यू जितनी छोटी होती है एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसके मुकाबले अगर एक 2 डिग्री अल्कोहल रहे तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाता है। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप से भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, और अगर इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी कम करेगा। 1 degree alcohols are usually stronger acids than 2 degree alcohols. 2 degree alcohols would be stronger acids than 3 degree alcohols. वैसे तो alcohols water से weaker acids हैं, इसलिए उनकी acidic properties उतनी ज्यादा important नहीं है। alcohols जहां weaker acids हैं, alkyl group के electron donation के कारण
वहीं फिनॉल्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन वाटर। फिनॉल का pKa वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 है, मतलब Ka 10 to the power -10 है। बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे रहेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे रहेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल कम होगा। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के पीछे का कारण है फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ध्यान रहे, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होता है तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो फिनॉक्साइड आयन के इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको लिखना आना चाहिए, इनको लिखने की प्रैक्टिस करें। तब तक स्ट्रक्चर्स लिखें जब तक अपन को वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। तो होपफुली इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप लोग लिख लोगे। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब अगर मैं कंपेयर करूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए? ध्यान रहे, नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट भी नेगेटिव है, -R या -M, और इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव है। इसके दोनों ही इफेक्ट्स, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। मेटा पोजीशन पर लगे हुए NO2 का OH ग्रुप तक सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही पहुंचेगा, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो NO2 का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पर लगे होने पर फिर इनइफेक्टिव हो जाएगा OH के लिए, ठीक है ना। और पैरा पोजीशन पर जो NO2 लगा है उसके लिए रेजोनेंस इफेक्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना दूर अपन जाएंगे OH ग्रुप से उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाएगा। जितना अपन फंक्शनल ग्रुप से दूर जाते हैं उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट वीकर होता जाता है। तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होना चाहिए? तो कोई सोचेगा ऑर्थो पोजीशन पर तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी आ रहा है, दो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए इन तीनों में। पर एक्चुअली यहां पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्रिएट हो रही है। ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ NO2 ग्रुप OH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो हाइड्रोजन है जिसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाना है एक तरह से फंस चुका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस हाइड्रोजन को रिमूव करना रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट है, relatively difficult to remove this hydrogen as it is involved in hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के कारण इसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इस वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है पैरा नाइट्रोफिनॉल। रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव है और रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहां पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाया जाए तो नाइट्रोफिनॉल्स में पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। वैसे हम उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव है, रेजोनेंस इफेक्ट भी नेगेटिव है,
और इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं आई। और वीकेस्ट एसिड जो है वो मेटा नाइट्रोफेनॉल है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर जब NO2 लगा रहेगा तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट OH ग्रुप तक नहीं पहुंच पाएगा। मेटा नाइट्रोफेनॉल, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और ये अपन को ध्यान रखना है। नाइट्रोफेनॉल्स का ऑर्डर तो डेफिनेटली याद रखना ही चाहिए। इसके अलावा NCERT टेक्स्ट बुक में जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है क्रेसॉल्स का, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल। तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होना चाहिए? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉजिटिव है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के चलते हुए भी ये डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना चाहेगा। जितना हम इस OH ग्रुप से दूर जाएंगे उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाएगा और मेटा पोजीशन से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पहुंचेगा। ध्यान रहे, मेटा पोजीशन से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है रेजोनेंस की तरह, और पैरा पोजीशन से सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ही काम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये OH से काफी दूर चला गया है और इतना दूर जाने पर फिर इंडक्टिव इफेक्ट अनइम्पॉर्टेंट होता जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, ये ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के जरिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है वो ज्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट तो ऑर्थो पर लगे होने पर आएगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्थोक्रेसॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद पैराक्रेसॉल की, उससे ज्यादा होगी मेटाक्रेसॉल की, क्योंकि वहां से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव हो रहा है, और इन सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम है। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने ऊपर जज किया मेटा नाइट्रोफिनॉल से कम है। मेट्रा नाइट्रोफिनॉल की ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कम है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम है। तो अभी जो एग्जांपल्स मैंने लिए उनमें पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इनके pKa वैल्यूज भी आपको NCERT टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे ज्यादातर के, तो आप वहां पर भी रेफर कर सकते हो। और अगर फिनॉल में तीनों पोजीशंस पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। फिर तो इसका सरनेम ही एसिड लगा देते हैं, पिक्रिक एसिड। एंड पिक्रिक एसिड इज सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग, इट इज अ सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये बात हुई एसिडिक नेचर की। आगे बढ़ते हुए अब रिएक्शंस की तरफ आते हैं। रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फिनॉल्स की रिएक्शंस एल्कोहल्स के बाद देखेंगे। एक तरह की रिएक्शंस तो वो हैं जो मेटल्स के साथ हैं या बेसिस के साथ, जिसमें अल्कोहल्स या फिनॉल्स का एसिडिक या बेसिक नेचर नजर आता है। सॉरी, बेसिक नेचर, अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर नजर आता है क्योंकि वो मेटल्स या बेसिस के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। ध्यान रहे, मेटल्स में बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। किसी भी अल्कोहल की अगर आप एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्शन कराओगे या पोटेशियम से रिएक्शन करवाओगे
तो सोडियम और पोटेशियम अपने आप में एल्कली मेटल्स हैं, इनमें बेसिक नेचर है, और ये थोड़ा सा भी एसिडिक हाइड्रोजन जहां दिखता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अल्कोहल्स का भी एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा RO माइनस Na प्लस RO माइनस K प्लस, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल्स के साथ तो रिएक्ट कर पाते हैं, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। अल्कोहल्स में एसिडिक नेचर बहुत ही वीक है, तो हाईली एक्टिव मेटल तो इनका H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड्स नहीं कर पाएंगे। इवन एल्यूमिनियम के साथ इनके एल्कोक्साइड्स बनते हैं। एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, Al3 प्लस आयन के साथ इनका एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बनेगा। जहां तक बात है फिनॉल की, फिनॉल दूसरे अल्कोहल से अलग है, अपने एसिडिक नेचर के कारण, अपने एरोमेटिक होने के कारण दूसरे अल्कोहल से इसका बिहेवियर अलग है। सोडियम और पोटेशियम के साथ तो ये रिएक्ट कर ही लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इवन ये NaOH एंड KOH के साथ भी रिएक्ट कर पाता है, NaOH KOH के साथ भी रिएक्ट कर पाता है। ठीक है ना? हाँ, अगर अपन वीकर बेस यूज करें Na2CO3 या फिर NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो फिनॉल सिग्निफिकेंटली मोर एसिडिक है, NaOH या KOH के सॉल्यूशन में तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगी, नो एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी ऑब्जर्व्ड। हाँ, अगर हम पिक्रिक एसिड लेते हैं या फिर ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थोपैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप्स लगाओ, ऐसा फिनॉल लेते हैं, तब तो वो NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे वीकर बेसिस के साथ भी रिएक्शन हो पा रही है। अल्कोहल सिर्फ सोडियम या पोटेशियम से रिएक्ट कर पाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं कर पाते। फिनॉल जो है वो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर पाता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन पिक्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। एक रिएक्शन तो ये है। अल्कोहल्स की दूसरी रिएक्शंस वो है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ऐसी रिएक्शंस के बारे में हम एक्चुअली पहले कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, जैसे अल्कोहल का क्लोराइड्स में कन्वर्जन हो, HCl ZnCl2, जिससे वो RCl में बदलते हैं, तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये लुकास टेस्ट है। या फिर PCl5 या PBr3 से होने वाली रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। दूसरे तरह की रिएक्शंस जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन, H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, ये E1 मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन है।
ठीक है ना, तो इस तरह की रिएक्शंस अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो आई थिंक ये रिएक्शंस तो आप अपने लेवल पर कर पाओगे। एक रिएक्शन जो मैंने आज बताई, कन्वर्जन इनटू ईथर्स, ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन, H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब वो रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अल्कोहल्स की दूसरी जो रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस हैं, जिसमें अल्कोहल्स को हम एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल्स की एक रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन है। तो मैं चाहूंगा कि ये रिएक्शंस आप अपने लेवल पर थोड़ा पढ़ लें, इसमें काफी सारी रिएक्शंस तो रिपीटेटिव ही हैं। एस्टेरिफिकेशन पर तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाम के चैप्टर पर अलग से बात भी करेंगे, ठीक है ना। तो अल्कोहल्स की रिएक्शंस आप अपने लेवल पर रीड कर लो। फिनॉल्स और ईथर्स की रिएक्शंस मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर बात करेंगे, तो उसके साथ ही ये वाले चैप्टर का डिस्कशन अपन वाइंड अप करेंगे। तो फिनॉल्स की जो रिएक्शंस हैं, स्पेशली रीमल टीमन रिएक्शन, एस्पिरिन फॉर्मेशन की रिएक्शन, ईथर्स की रिएक्शन जो एसिड कैटेलाइज्ड SN1 या SN2 होता है ईथर्स में, उस पर अपन बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिथेनॉल, इथेनॉल के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट रिवीजन क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी आई थिंक आपकी एक और रिवीजन क्लास है सक्सेशन में, इसलिए मैं अभी यहाँ पर रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, कीप रिवाइजिंग द नोट्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी साइमल्टेनियसली पढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक